स्थल पे देवस्थल पे आज उन्होंने गुरुकुल का जो आयोजन किया है उसके लिए सर्वप्रथम मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगी और मुझे यहाँ निमंत्रित किया इसलिए आभार प्रदर्शित करना चाहूँगी। धन्यवाद। और मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि इतने सब लोग आप गुरुकुल के लिए आए हैं। मैं प्रयास करूँगी कि मुझे जो जो पता है मैं ज़रूर आपको देना चाहूँगी। और सभी जगह पे महिला वैद्य ज़्यादा दिखते हैं, इधर भी मुझे वही दिख रहा है। अच्छा है। तो आज का विषय जो है उत्तर बस्ती और वो योनि व्यापक के उपलक्ष्य में मैंने यहाँ प्रेजेंट किया है। बाकी की जो चीज़ें जैसे जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में मुझे दिखाई देती वो बीच बीच में मैं कहती जाऊँगी। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम 3 स्टेप्स पे देखेंगे, मार्गदर्शन में करूँगी। उसमें जो पहला है उत्तर बस्ती के बारे में जो ग्रंथोक्त बातें कही गई है तो उसकी हम पहले थोड़ी एक रैपिड रिवीजन ले लेते हैं। उसके बाद एक योनि व्यापक के बारे में अलग से जो जनक चिकित्सा स्थान में कहा गया है, लेकिन फिर भी क्लिनिकली उसका कैसा विचार करेंगे, थोड़ा रैपिड रिवीजन उसके बारे में लेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि उत्तर बस्ती, क्योंकि उत्तर बस्ती इज अ टेक्निकल पार्ट। वैसे तो कोई परिचारक भी कर सकता है अगर उसको सिखाया जाए, तो परिचारक में और वैद्य में अगर अंतर देखा है तो अर्हता अनर्हता वो परिचारक को नहीं समझ में आएंगी। सो एक्चुअली देना जो है उससे टेक्निकल पार्ट, इट्स अ प्रैक्टिस का भाग है। जैसे जैसे आप करते जाओगे तो उत्तर बस्ती आप भी कर सकोगे, लेकिन कहाँ पे देना है, कैसे देना है, कहाँ नहीं देना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और कहाँ देना है इससे ज़्यादा कहाँ नहीं देना है ये ज़्यादा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, तो उत्तर बस्ती जो है हमारे शास्त्र में हमेशा हम परिभाषा से शुरुआत करते हैं सीखने के लिए। जो उत्तर बस्ती की परिभाषाएं हैं तो वो हमें टीका ग्रंथों में ज़्यादा मिलती है। उत्तर बस्ती के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि उत्तर बस्ती का उल्लेख जो है वो ग्रंथ में तो आया है, लेकिन विस्तार पूर्वक नहीं आया है। तो उसका विस्तार या जो भी हमें कठिनाइयाँ आती है वो समझने में, उसमें से बहुत से उत्तर हमें टीका ग्रंथों में मिलते हैं। डायरेक्टली रेफरेंसेस ओनली है बृहत्तरी में। तो चक्रपाणी के टीका ग्रंथ में हमें मिलता है उत्तर मार्गदीय मानतया या श्रेष्ठ गुणतया उत्तर बस्ती। तो उत्तर बस्ती का जो परिभाषा है तो उत्तर मार्ग मतलब आगे के मार्ग से दिया जाने वाला बस्ती जो है वो उत्तर बस्ती है, अथवा जो सबसे गुणों में श्रेष्ठ है वो उत्तर बस्ती है। और उन्होंने कहा है कि सनिर्वाहात उत्तरम उत्तरेण दीयते इति उत्तर बस्ती। सो निरूह बस्ती के बाद उत्तरम उत्तरेण दीयते इति उत्तर बस्ती, तो ऐसे भी कहा गया है। तो निरूह बस्ती के बाद उत्तर बस्ती देना चाहिए। तो इसमें से हमें एक पता चल जाता है कि उत्तर बस्ती देने से पहले हमें निरूह बस्ती देना है। तो समझ रहे हैं, मतलब छोटे छोटे जो टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स है वो ऐसी परिभाषाओं में या टीका ग्रंथ में हमें मिलते हैं। उत्तर बस्ती के बारे में जो यंत्र का उल्लेख जो है वो जो है उसमें है उत्तर बस्ती, पुटक और पुष्पनेत्र। तो इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो पुष्पनेत्र का जो संज्ञा उन्होंने कही है वो बाकी की बस्ती में आई नहीं है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर बस्ती नेत्र से संज्ञा, उत्तर बस्ती का जो नेत्र है उसे पुष्पनेत्र कहा। अगर बाकी का अगर आपको बस्ती के बारे में देखते हैं, बस्ती नेत्र के बारे में, तो उधर पुष्पनेत्र ऐसा उल्लेख नहीं आया है। नेक्स्ट, उत्तर बस्ती का यंत्र प्रयोग जो है वो अपत्य मार्ग नारिणा विज्ञेयम चतुर्ंगुल। अभी उत्तर बस्ती 2 टाइप्स में किया जाता है, जैसे कि मूत्र मार्ग में और योनि मार्ग में। तो दोनों आगे के किए जाने वाले उत्तर बस्ती है, इसीलिए उस दोनों का मैं उल्लेख यहाँ करना चाहूँगी। तो नारी में अपत्य मार्ग में, योनि मार्ग में 4 अंगुल तक उत्तर बस्ती का नेत्र का प्रवेश करना है, ऐसे कहा है। तो ये उचित है। और मूत्र मार्गे द्वैंगुलम 2 अंगुल,
तो 4 अंगुल मतलब इतना, अगर ऐसा दिखा जाए तो 4 सेंटीमीटर के करीब आ जाता है। और मूत्र मार्ग में द्वेंगुलम आणि बालायास्तु एक होता है। बाला मतलब अभी इधर फिर से 8 वर्षात बाला, तो 16 वर्ष की पहले की जो है उसे बाला कहते हैं। तो उसमें हम योनि मार्ग में उत्तरबस्ती नहीं करते हैं। तो उसमें अगर मूत्र मार्ग संबंधी व्याधि अगर उपस्थित हो गए तो बाला में भी मूत्र मार्ग में वो उत्तरबस्ती कर सकते हैं और उसमें 1 सेंटीमीटर या 1 अंगुल तक ही हम अंदर जा सकते हैं। उसमें उन्होंने पुष्प नेत्र का परिणाम जो परिमाण जो लिखा है उसमें उन्होंने सर्षक निर्गम योग्य छिद्र कहा है। राई जैसा इतना छोटा, तो 0.25 to 0.5 मिलीमीटर इतना छिद्र है, वो मूत्र मार्ग में हम डाल सकते हैं। युवती 16 वर्ष के बाद मूत्र मार्ग में करना है तो 2 अंगुल और योनि मार्ग में करना है तो 4 अंगुल। और उस सभी में मूत्र निर्गम योग्य छिद्र है। मूत्र में 0.5 से आगे थोड़ा अगर हो जाए तो राई और मूत्र में जो फर्क है वो आप इधर समझ लीजिए। अभी अर्हता, उत्तरबस्ती की अर्हता जो है वो ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे बालानाम तो अपत्य मार्गे न दीयते, तो अभी जैसे मैंने कहा 16 साल पहले हम नहीं देते, हाइमेन है, रप्चर नहीं है, योनि मार्ग जो है वो अवरुद्ध है, तो उसमें हम उत्तरबस्ती नहीं करेंगे। तासाम अपत्य मार्ग से अवरुद्धत्वात्, उन्होंने भी ऐसे कहा है। उसके बाद डेलन कहते हैं टीका ग्रंथों में तासाम प्रसूतानाम अप्रसूतानाम च प्राप्त गर्भग्रहण कालानाम गर्भाशय शोधनार्थम अपत्य मार्गे चतुरंगलम निदत्ता। अभी उनमें से भी प्रसूत और अप्रसूत दोनों में, मतलब नरीपेरस एंड मल्टीपेरस जो दोनों प्रकार के जो वुमेन है उन सब में हम ये कर सकते हैं। प्राप्त गर्भग्रहण कालाना, इसमें भी 2 अर्थ है, मतलब ऋतु काल या जो गर्भग्रहण कर सकती है ऐसे काल में हम जो इधर अर्थ जो लेते हैं तो ऋतु काल का लेते हैं। तो वो 16 दिवस का जो ऋतु काल बताया है उसमें हम उत्तरबस्ती दे सकते हैं। गर्भाशय शोधनार्थ अपत्य मार्गे चतुर्ंगुलम दत्त। तो अभी यहाँ जो 4 अंगुल का योनि मार्ग का जो उल्लेख आया है तो वो सिर्फ अपत्य मार्ग में छोड़ने के लिए कहा है। अभी मैं जो करती हूँ क्लिनिकल प्रैक्टिस में, एक्चुअली हम इंट्रायूटेराइन जो है उत्तरबस्ती देते हैं और ये वर्णन हमें जो दिखाई देता है ये योनि धावन जैसे सदृश दिखाई देता है। ऐसा क्यों है तो वो आगे देखते हैं। अभी बस्ती दाता दोष वगैरह भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए, क्योंकि जो भी व्यापक होते हैं ये बस्ती दाता के दोष से होते हैं, बस्ती नेत्र या बाकी के जो दोष बस्ती के कहे गए हैं उसी हिसाब से उत्तर बस्ती में भी समझने चाहिए, ऐसा सूत्र हमें ग्रंथकारों ने बताया है। अभी यहाँ बस्ती दाता के दोष अगर हम देखें तो सवात, अतिद्रुत, क्षिप्त, तिर्यक, उल्लुप्त, कंपित, अतिबाह्य, मंद, ऐसे जो दोष बताए हैं। बस्ती दाता मतलब जो बस्ती देने वाला परिचारक है या फिर अभी उत्तर बस्ती तो परिचारक का काम ही नहीं है, ये डॉक्टर ने वैद्य नियुक्त करना चाहिए। तो वैद्य के हाथों भी ये बस्ती के दोष, बस्ती दाता के दोष हो सकते हैं। जैसे अगर हमने एयर निकाली नहीं और एयर के साथ अगर हम उत्तर बस्ती देते हैं तो वो हवा जो है वो सवात जो स्नेह अंदर जाएगा उससे काफी वायु प्रवेश के कारण शूल और तोद जो है वो शरीर में हो सकता है। अतिद्रुत, एकदम से जोर से अगर हमने दबा के अगर उत्तरबस्ती देते हैं तो स्थानीय कटिजगह शूल या मूत्राशय में स्तंभ, उरु वेदना जैसे बहुत से बार व्यापक दिखाई देते हैं कि पेशेंट कहते हैं कि उत्तरबस्ती के बाद बहुत पेट में दुखा, गैस्ट्रोवेनल शॉक आया या जो भी चीजें होती है वो इस कारण होती है। उत्क्षिप्त मतलब नेत्र का उत्क्षिप्त प्रवेश, ये अतिद्रुत जैसा ही, जैसे अब टेढ़ा ऐसा अगर बराबर से अपने नेत्र का प्रवेश नहीं किया तो आपको ये सब दिखाई देगा। तो तिर्यक अगर करते हैं तो औषधि का अप्रवेश,
मतलब जहाँ जितनी औषधि हमें डालनी है वो अंदर नहीं जाती, वो वैसे की वैसे बाहर आ जाती है, तो औषधि का तो प्रयोग होगा ही नहीं। बस्ती को बार बार दबाना, मतलब थोड़ा थोड़ा रुक रुक के अगर आप बस्ती दे रहे हैं तो उसमें पूर्व और शिर प्रदेश में शूल होता है, तो इसमें भी वायु का गमन जो है वो ज़्यादा होता है। थोड़ा घबराने के लिए बोल दूँ तो एम्बोलिज्म की आशंका होती है इसमें। तो उत्तर बस्ती बहुत ध्यानपूर्वक हमें करना है। नेत्र का बार बार लगाना, तो उसमें स्थानिक जो है वो क्षति आती है, उधर छोटे छोटे लैसरेशंस वुंड्स वो तैयार होते हैं, इससे भी पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है। तो इस प्रकार हम बस्ती दाता के दोष जो है वो देखते हैं। उसके साथ ही बस्ती प्रणिधान दोष है, बस्ती पीड़न दोष है। तो जो मैंने जैसे कहा कि वो जो भी रूल्स बस्ती के हैं वही उत्तर बस्ती के भी है। तो बस्ती प्रणिधान दोष जो है, अगर कंपित हाथ से अगर हम देते हैं, विवर्तित नेत्र का प्रविष्ट होते ही मुड़ जाना, नेत्र ऐसा मुड़ जाता है, ये सब ना और आगे आपको पता चलेगा जब मैं एक्टिव उत्तर बस्ती का आपको दिखाऊंगी, तो इसका मैं उल्लेख फिर से करूंगी। पार्श्व पीड़ित नेत्र का दक्षिण या पार्श्व को दब जाना, अगर यूट्रस डेविएटेड है तो वो दब जाता है अंदर, मतलब बस्ती का नेत्र जो है उसका भलीभांति प्रवेश नहीं होता है और औषधि का अप्रवेश हो जाता है। उसके साथ स्थानिक पीड़ा है, तिर्यक प्रक्षिप्त नेत्र का तिर्यक प्रवेश है। बस्ती पीड़न दोष में हम क्या देखते हैं, अति पीड़ित, बहुत ज्यादा दबाया, शिथिल पीड़ित। अभी बस्ती ऊतक जो है अभी तो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस्ती में जरूर करते हैं लेकिन उत्तर बस्ती में तो नहीं करते, तो इसमें हम सिरिंजेस जो यूज करते हैं उसमें भी पिस्टन है, हम दबाते हैं, तो ये सब दबाने वाले मतलब पीड़न का ही दोष जो है वो उसमें लग जाता है। तो ये सब मैं रैपिड रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि बाकी आगे उत्तर बस्ती के बारे में हमें ज्यादा जानना है। बस्ती पुटक का भी दोष है कि जैसे विषम है, मांसल है, छिन्न, सचिद्र, जालिक, वातल, स्निग्ध, क्लिन्न, तान, अष्टो, बस्ती, कर्मसु, वर्जे। तो अभी विषम, मांसल ये जो चीजें वो तो अभी दिखाई नहीं देती क्योंकि हम तो सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिरिंज अगर बराबर नहीं है, लीकिंग करने वाली है, तो जो आप कैनुला यूज कर रहे हैं उसके बराबर से अगर वो फिट नहीं होता है तो बस्ती पुटक के दोष जो थोड़े बताए हैं वो हमें जरूर लग जाते हैं। इसके साथ अभी इसका भी बाद में फिर से मैं उपयोग बताऊंगी। बस्ती नेत्र के दोष जो है, जो हम एक्चुअल कैनुला यूज करेंगे अंदर योनि मार्ग के या गर्भाशय के अंदर जो हम बस्ती देते हैं उसमें रस व दीर्घ तनु स्थूल जीर्ण शिथिल बंधनम पार्श्व छिद्रम तथा वक्रम अष्टोम नेत्राणि वर्जे। तो इसमें रस व छोटा नेत्र है तो गर्भाशय की एनाटॉमी अगर हम देखते हैं तो उसका जो सर्विक्स का जो डिस्टेंस है वो है करीबन 2 सेंटीमीटर, तो उसके भी छोटा है तो भलीभांति प्रवेश औषधि का नहीं हो पाएगा। तो बस्ती नेत्र भी कितना होना चाहिए, अति दीर्घ है तो वो यूट्रस को परफोरेट कर देगा। तो ये जो बस्ती नेत्र के भी दोष है वो हमें देखने हैं। स्थूल है, जीर्ण है, शिथिल बंधन मतलब बहुत ही ढीला है तो वो लीक करेगा, औषध जो है वो प्रवेश नहीं करेगा। कर्कश, अवनत, ये बाकी के आप जो है वो आप सिद्धि स्थान में जरूर पढ़ सकते हैं। अभी कम टू द एक्चुअल पॉइंट, उत्तर बस्ती की उपादेयता काल और मात्रा। तो उत्तर बस्ती की जो उपादेयता है उन्होंने कहा है स्त्रीणाम आर्तव कालेषु तु प्रतिकर्मम तदाचरे। सो आर्तव काल मींस ऋतुकाल, तो ये जो है तो रज प्रवर्तन के 4 दिन छोड़ के आगे के जो 12 दिन है 16वें दिन तक हम उत्तर बस्ती दे सकते हैं। तो उसमें फिर कैसे होता है, गर्भासना सुखम स्नेहम तदादत्ते ही अपावृता गर्भम योनि सदा शीघ्रम चिते गुरुनाथी मानते। तो गर्भाशय मुख जो है वो 16 दिन तक थोड़ा खुला हुआ रहता है क्योंकि उसको गर्भ ग्रहण के लिए शुक्र का ग्रहण जो करना है तो उसके लिए गर्भाशय मुख जो है वो थोड़ा विवृत रहता है नेचुरली, नैसर्गिक तरीके से। तो उसमें हम करके आसानी से हम स्नेह या जो भी द्रव्य है औषधि द्रव्य उसमें अंदर डाल सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अर्हता बताई है बस्तिजेषु विकारेषु योनि विभ्रंशेषु योनिशूलेषु तीव्रेषु योनि व्यापत्सु अशुद्ध। तो
बस्ती जो विकार जो है, जैसे मूत्रपुच्छ जैसे विकार जो है, उसमें हम जरूर ये यूज करते हैं योनि विभ्रंश, योनि शूलक एंड योनि व्यापक और अशुद्ध। तो इसमें कॉमन बहुत से व्याधि योनि व्यापक में आती है, इसलिए मैंने यहाँ आज योनि व्यापक ज्यादा लिया है। अप्रसवती मूत्रे च बिंदु बिंदु स्रवत्यपि विदत्या प्रति वस्ति यथा यथासु औषध संस्कृत। तो मूत्र विसर्जन भी अगर थोड़ा थोड़ा जैसे मूत्रपुच्छ में कहा गया है, ऐसी व्याधियों में भी हम ये जरूर यूज कर सकते हैं उत्तर बस्ती। तो उत्तर बस्ती में स्नेहा हम ज्यादातर यूज करते हैं, काढ़े का बहुत कम यूज करती हूँ मैं, ज्यादा तैल या घृत, सिद्ध तैल या सिद्ध घृत हम यूज करते हैं। योनि मार्गेषु नारीणां स्नेह मात्रा द्विपालिकी, अभी यहाँ बोलना जरूरी है। द्विपालिकी मतलब दो पल, एक पल 4 तोले है ना, हाँ 12 तो 48 के हिसाब से 48 या फिर 40 ml, तो 2 पल की मात्रा हो जाती है 80 ml। तो 80 ml की मात्रा जो है वो योनि धावन के लिए बराबर है। 80 ml हम यूट्रस में नहीं डालते हैं, पेरिटोनाइटिस बैठता है, पेशेंट को लैंडेड इनटू कॉम्प्लिकेशंस। तो इसीलिए जो मैंने पहला उदाहरण दिया था, यहाँ जो क्या 4 अंगुली दिया है ना अंदर जाने के लिए, तो 4 अंगुल कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ योनि मार्ग में ही जा सकते हैं। तो ये वर्णन जो पूरा आया है, ये योनि वालन सदृश के स्थानिक चिकित्सा के रूप में आए हैं, ये हमें समझना है। तो 80 ml की मात्रा हम इंट्रायूटेराइन नहीं डालते, कितना डालते आगे देखेंगे। मूत्र मार्गे पलवमाना बालाराम के द्विकाशी, तो 40 ml 80 ml ये सब मूत्र मार्ग के उत्तर बस्ती में भी हम डालते हैं। अभी जैसे स्त्रियों में भी अगर उत्तर बस्ती देते हैं मूत्र मार्ग में, तो हम वर्तमान मात्रा में जैसे पहले 20 ml 40 ml 80 ml तक आराम से जाते हैं। लेकिन ये है मूत्र मार्ग, क्योंकि जो द्रव है वो बस्ती में जाएगा, तो उसकी कैपेसिटी उतनी है, यूट्रस की कैविटी इतनी बड़ी नहीं होती है, तो उसमें हम इतना मात्रा नहीं डालते हैं। उत्तर बस्ती विधि हम देखेंगे, तो उसमें है उत्तर, तो पहले पोजीशन मैटर करती है कि कौन से पोजीशन में हमें उत्तर बस्ती देना है। तो अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में बराबर उन्होंने लिखा है। अभी ये जो चीजें हैं तो उत्तर बस्ती का उल्लेख चरक में भी आया, लेकिन ये उल्लेख अष्टांग संग्रह में मिलता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत से रेफरेंसेस जोड़ के हमें पूरा उत्तर बस्ती विधि जो है वो जानना होता है। उत्तानाया शयनाया चयनाया मतलब सुपाइन पोजीशन, पीठ पे सोना, सम्यक संकोच शक्ति मतलब शक्ति जो है थाइस जो है उसको संकुचित करना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। ऊर्ध्व जानु, जानु पेट के ऊपर लेना है, दिस इज एक्चुअली लिथोटॉमी पोजीशन। ऊर्ध्व जानु त्रिचतुरान अहोरात्रे में यूजे, तो 3 रात्र तक मतलब 3 दिन हम ये कर सकते हैं। उसमें भी उन्होंने क्या कहा है, बस्ती त्रिरात्र में स्नेह मात्रा विवर्धये ग्रहमेव विश्रम्य प्रणिदध्यात् पुनस्त्रयम्, मतलब 3 दिन देना है, फिर 3 दिन विश्राम करना है, फिर से 3 दिन देना है। लेकिन ये वो काल में जरूर हो सकता था, ये काल में उसकी धारण क्षमता स्त्री का सहन शक्ति इतना नहीं होता है, तो इसका सुवर्ण मध्य हम प्रैक्टिस में निकालते हैं। तो 3 दिन देते हैं, 3 दिन ये महीने में, 3 दिन अगले महीने में, 3 दिन और अगले महीने में, ऐसे दे सकते हैं। 3 या 5 दिन तक हम लगातार जरूर दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं देना है। अभी थोड़ा रैपिड डिवीजन योनि व्यापक के बारे में कहते हैं। मुझे बताइए यहाँ पे प्रैक्टिशनर्स कितने हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं? प्रैक्टिशनर्स कितने हैं यहाँ का? अच्छा, तो बाकी सब स्टूडेंट्स हैं। ओके, दोनों में तो योनि व्यापक का पर्यायी नाम योनि गद, योनि रोग, गुह्य रोग, योनि दोष। जैसे अभी हम देखते हैं कि पर्यायी नाम जो है ना वो हमारे ग्रंथों में बार बार आते रहते हैं। तो कभी एक ही उपलक्ष्य में आते हैं, कभी अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग बदल जाते हैं। जैसे अर्थ और रज का होता है, अर्थ, रज, शोणी, असुर, ये सब जो शब्द आए हैं बहुत से
समान अर्थ में बहुत से आते हैं, लेकिन अगर आप सही मायने में श्लोक पढ़ते हैं तो प्रसंगवश उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। तो कहाँ पे अर्थ लिखा है, कहाँ पे रज लिखा है, तो वो ये भी एक लेक्चर का ही भाग होगा, अर्थ और रज की नाम निश्चित। तो ये भी इसमें बहुत से रेफरेंस है। तो उसमें से हमने क्या किया है कि रज मीन्स मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो बाहर निकलता है, और अर्थ जो है वो एक्चुअली स्त्री बीज है, तो जो ऋतुकाल में आता है, क्योंकि अर्थ का जो उपपत्ति है वो ऋतोद्भवम है, ऋतोद्भवम आर्तवम, तो ऋतुकाल में इसमें कौन आता है, तो फिर अर्थ ही आता है, तो दैट इज ओवम, दैट इज स्त्री बीज है। सो ऐसे पर्याय की नाम निश्चित परिभाषा निश्चित हमें करना जरूरी होता है, क्योंकि श्लोक में फिर अलग अलग जो रेफरेंस आते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। तो योनि शब्द है गर्भाशय योनि, योनि द्वारश्च लक्ष्यते। तो योनि अगर से लिखा है तो गर्भाशय योनि और योनि द्वार, तो इसका मतलब क्रियावर का योनि पूरी ही हमें यहाँ पे अपेक्षित है, ना कि सिर्फ तृतीयावर्त अपेक्षित है। योनि शब्देन भगवष्टो योनि मार्गः गर्भाशयश्च लक्ष्यते तद विघातो गदेश्चासां क्रियते योनि आश्रिते। तो ये तीनों में से कोई भी कहीं भी अगर विकृति उत्पन्न हो जाए तो यहाँ योनि गद, योनि रोग, योनि दोष हम कहते हैं। अभी आपको पता है कि जैसे अष्टांग आयुर्वेद में स्त्री रोग प्रसूति का उल्लेख डायरेक्ट नहीं आया है, कौमार नृत्य के अंदर आया है, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा है कि कुमार की या बाल की उत्पत्ति में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो वो अभी यह अपत्याना मूलम नार्यान परमुना, क्योंकि अपत्य का मूल क्या है, नारी है, फिर नारी में ये होता है तो बच्चों में भी ये आता है। तो इस प्रकार से कौमार नृत्य में ही हमारे स्त्री रोग और प्रसूति का जो है विधान आया है। अभी ये महत्वपूर्ण क्यों है, न शुक्रम धारयति एभिः दोषैः योनि निरुपदिता तस्मात् गर्भं न गृह्णाति स्त्री गच्छन्ति आमयान्धुः। अभी बंधन को हम जब सिखाते हैं तो यही बात आती है फिर से कि अगर योनि में बहुत से व्याधि है तो वो शुक्र का धारण नहीं कर पाती। अभी मैं सिर्फ स्त्री बंधत्व की बात कर रही हूँ, पुरुष बंधत्व की नहीं करती। उसके साथ साथ गुल्म, अर्श, प्रदरा, आदिश्च, वातादिश्च आदि पीड़न, तो उसके साथ साथ गुल्म, अर्श, तो चरक चिकित्सा शास्त्र का पूरा भी अध्ययन बहुत जरूरी है। सब चीजें मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उत्तर बस्ती हमारा आज का विषय है। जैसे कोई भी पेशेंट हमारे सामने आए, अगर हम आप उसकी केस टेकिंग अगर आप लेते हैं तो उसमें हमें ग्रहणी है, गुल्म है, अर्श है, उदावत है, वातरक्त है, जिसमें इसके बहुत से क्रॉस रेफरेंसेस आते हैं, तो उसका भी हमें उल्लेख ध्यान में रखते हुए उत्तर बस्ती या बस्ती का विधान हमें स्त्री में करना है। अभी एक चक्रपाणी टीका में चरक चिकित्सा स्थान में मिलता है रक्त प्रदर। अभी आप देखें तो कोई भी हमारे पास कभी पेशेंट आती है ज्यादा घबराई हुई, जब उसे योनिगत रक्तस्राव ज्यादा स्वरूप में हो जाता है, कम हुआ तो वो ज्यादा दिन इतना ध्यान नहीं देती, कम ही हो रहा है, क्योंकि ध्यान में आता है, चिढ़ता है, लेकिन ठीक है, लेकिन एक दिन में 20 बार अगर उसे पैड बदलना पड़े तो वो दूसरे दिन अपने पास आएगी ना कि अरे बाप रे बहुत हो रहा है, रक्तम जीव की स्थिति है। तो रक्त प्रदर प्रत्यक्षेण धीरे धीरे प्रदरः फट जाता है, इतना गश ऑफ ब्लड अगर बाहर निकलता है तो रक्त प्रदर हो जाता है। तो चक्रपाणी ने क्या कहा है कि रक्त प्रदर जो है ये एक स्वतंत्र रूप से भी हमें एक विकार के रूप में दिखाई देता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि योनि व्यापन में अगर आपने योनि व्यापन नहीं समझा और उसका ट्रीटमेंट अगर चिकित्सा आपने वक्त पे नहीं की तो उसका कॉम्प्लिकेशन या उपद्रव स्वरूप में रक्त प्रदर ही होता है। इसीलिए रक्त प्रदर का ज्यादा महत्व है, तो उसका उन्होंने चरक चिकित्सा स्थान में उसका वर्णन किया है। इसीलिए उत्तर बस्ती के इसमें भी रक्त प्रदर जो है वो आते हैं। जैसे पीसीओडी की भी पेशेंट आप देखते हैं तो उसमें 2 टाइप आपको दिखाई देंगे, एक रजक क्षीणता और एक रक्त प्रदर। और रजक क्षीणता के जैसे मैंने कहा वो पेशेंट थोड़ा चलो आगे मेरे जाते हैं करके वो थोड़ा टाइम निकालती है, लेकिन अगर 2-3 महीना जब अनाथ है और उसके बाद 1.5-2 महीने तक रजक प्रवर्तन है तो ये रुग्णा फिर घबरा के हमारे पास जल्दी आती है। तो
ये जो है उसके साथ योगे स्त्री गुह्यस्य दुष्ट भोजनादि है, तो वो विंशति व्यापक हो जाएंगे। तो विंशति व्यापक का जो है, बाकी मैं डिटेल में नहीं रही हूँ, आप चलो चिकित्सा स्थान में पढ़िए। तो दुष्ट भोजनादि हेतु भी है, तो आहार विधि विशेष आयतन भी उतने ही मायने रखते हैं स्त्री रोग की चिकित्सा में। इसीलिए मैंने उल्लेख किया था कि चलो चिकित्सा स्थान 15 ग्रहणीय अध्याय भी आपको पढ़ना है, क्योंकि उसमें भी अगर आप ऋतुकाल की परिचर्या अगर आप देखें तो ऋतुकाल में अगर अभोजन और विषम भोजन है तो स्त्री में अनार्थवाद दिखाई देता है, जो कि अभी हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब लड़कियां जो है कभी खाती नहीं है, एक तो मिलता नहीं है टाइम पे, अगर खाना पीना नहीं है, एक टाइम मतलब काम की व्यस्तता, ये काम हो सकता है, या फिर क्रैश डाइटिंग। अभी यहाँ कितना है पता नहीं, मैं तो मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ तो उधर तो बहुत क्रैश रहते हैं, हर अलग अलग क्रैश डाइट्स है, पतला रहना है। तो कैसे पतला ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, मोटा भी अच्छा नहीं है, सब में मध्यम आकृति जो है वो हमें अपेक्षित है। तो उसके हिसाब से हमारा खाना पीना होना